नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। धन्यवाद धन्यवाद संतोष जी। अजीत जी, सबसे पहला सवाल तो लोग यही पूछ रहे हैं। नितिन नवीन विधायक रहे थे बांकीपुर से, राज्य की सरकार में मंत्री रहे लंबे समय तक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही एक बड़ी टीम हो जाती है। दिल्ली में भी उनकी टीम के लोग बैठते हैं, पटना में भी उनकी टीम के लोग बैठते हैं, और सोशल मीडिया का एक बड़ा टीम जो होता है वो उनके साथ मिल जाता है। वो चाहे तो बीजेपी का भी यूज कर सकते हैं। अमित मालवीय बहुत ही दक्ष, वो तो राहुल गांधी के अंदर की खबरें निकाल निकाल के ले आते हैं, तो बाकी चीजें जरूरी। यहाँ लगभग लगभग 24 घंटे का समय लग गया नितिन नवीन को अपनी ही पुश्तैनी सीट से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को बधाई देने में। आखिर क्या वजह रही जो नितिन नवीन जो पहले घोषणा की थी उसमें तो बड़ी तेज गति से बधाई दे दिया था, इस बार 24 घंटे लग गए थे? क्या कोप भवन में चल गए थे, नाराज हो गए थे क्या अपनी ही पार्टी से? देखिए, अब इस पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। जो पहला कैंडिडेट चुना था वो उन्होंने चुना था, अपनी पसंद से चुना था। और अब ऐसा माना जाता है, मान सकते हैं, हम लोग भी कह सकते हैं, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो बीजेपी का सिस्टम है उस सिस्टम में यह है कि मंडल से सिफारिश आएगी, संघ के लोग भी सिफारिश करेंगे, फिर वो चुनाव समिति देखेगी, फिर वो संसदीय बोर्ड होगा। ये सारी चीजें होती हैं कैंडिडेट तय करने के लिए। हो सकता है कि इस तरह से बाई इलेक्शंस के लिए नहीं होता हो, लेकिन एक प्रोसेस है बाई इलेक्शन में भी कैंडिडेट तय करने का। इस जब इतने प्रोसेस से गुजर करके आपने अभिषेक कुमार बंटी का उम्मीदवारी तय की और आपको पता ही नहीं चला कि उनके, आप जिस चीज को इशू बनाए हुए थे, जिस चीज पर, जिस एक मुद्दे पर, चारा चोरी के जिस एक मुद्दे पर लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार गई, जिस एक मुद्दे की वजह से जंगल राज कह के और उनके खिलाफ लगातार हमले किए गए, तेजस्वी यादव को अभी एकदम स्पष्ट शब्दों में लोग चारा चोर का बेटा, इस तरह की बातें करते हैं अपमानजनक तरीके से। और आपको पता ही नहीं चला कि उसी मामले में एक सजा याफ्ता व्यक्ति के बेटे को आप भी टिकट दे रहे हैं। मतलब अगर उन्हीं के शब्दों में कहें तो कि चारा चोर के बेटे को का विरोध करते हैं, आप चारा चोर के बेटे को टिकट दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा नितिन नवीन के लिए एक बड़ा सेटबैक था। ये पहली बार उनको अपने अपने तरह से अपने पसंद का उम्मीदवार तय करना था अपनी सीट के लिए, और उन्होंने जिस उम्मीदवार को तय किया उसके बारे में ये खबरें निकली, और ये भी खबरें दूसरे लोगों ने बताई। संतोष जी, ये बड़ी हैरानी की कथा है पीछे की कि इन लोगों को जानकारी ही नहीं हुई नॉमिनेशन कराने के बाद। मुख्यमंत्री का नॉमिनेशन कराने 7 तारीख को कैंडिडेट अनाउंस हुआ, 9 तारीख को नॉमिनेशन कराया गया, और 10 तारीख को, मतलब 4 दिन तक पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, किस तरह का कैंडिडेट है, इसके ऊपर क्या आरोप है, क्या पढ़ाई लिखाई है, क्या बैकग्राउंड है माता पिता का, ये नहीं पता चला। तो ये बताया किसी ने, और जब सूचना मिली और जब हड़कंप मचा तो फिर दिल्ली तक अलर्ट हुए लोग, और फिर हुआ कि आनंद पानंद में इनको कहिए कि ये छोड़ें, ये अपनी तरफ से आगे आकर के कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच कई चीजें ऐसी भी हो गई थी। टिकट मिलने के बाद का एक वीडियो कोई वायरल हो रहा था, हमने तो सुना है खाली उस वीडियो के बारे में, जिसमें कई आपत्तिजनक बातें हैं प्रदेश के मौजूदा लीडरशिप को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के। तो ये सब घटनाक्रम के बाद उनको इस बात के लिए उन पर दबाव डाला गया कि आप वापस कराइए। अब आप सोचिए संतोष जी, दिल्ली में कई लोगों ने, बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये बात कही कि भाई माँ बाप के अपराध के लिए आप बेटे को सजा थोड़े दे सकते हैं। मतलब डिफेंड करने की कोशिश की गई, अभिषेक कुमार बंटी को डिफेंड करने की कोशिश की गई कि माँ बाप की अपराध की सजा या माँ बाप की किसी गड़बड़ी की सजा आप बेटे को कैसे दे सकते हैं। ये बीजेपी में बजाता है, ये लॉजिक चला। इसका ये मतलब है कि आसानी से नहीं छोड़ दिया है अभिषेक कुमार ने अपना नाम वापस लेने का या ये अनाउंस करने का कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अनाउंस करने की बात उन्होंने आसानी से नहीं कही है। इसके लिए उनके ऊपर लगता है दबाव डाला गया, और नितिन नवीन के भी सिस्टम के अगर कुछ लोग उनको डिफेंड कर रहे हो इस लॉजिक से कि भाई उनके माँ बाप की अगर कोई गड़बड़ी है तो उनको कैसे दोषी ठहरा सकते हैं, वो तो बड़े कमिटेड कार्यकर्ता है पार्टी के और एकदम निचले स्तर पर पार्टी का काम करते रहे हैं और वहां से आगे आए हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी चूंकि नैरेटिव बिगड़ जाता बीजेपी का हमेशा के लिए, आप तेजस्वी यादव के खिलाफ जो कैंपेन चलाते हैं वो कैंपेन हमेशा के लिए आपका डिरेल हो जाता अगर आप चुनाव लड़ा देते। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी बीजेपी, तो उनका नॉमिनेशन वापस कराने के लिए दबाव बनाया गया, और उस दबाव में आकर के उन्होंने नॉमिनेशन, अपना नाम वापस लेने की बात कही कि हम नहीं लड़ेंगे निजी कारणों से, पारिवारिक कारणों से। और उसके बाद जो सोशल मीडिया में नैरेटिव बीजेपी ने बनवाया वो ये नैरेटिव था कि उन्होंने कुछ गलत जानकारी दे दी थी और नॉमिनेशन खारिज हो जाता। भाई, गलत जानकारी दे देने पर बीजेपी उम्मीदवार का नॉमिनेशन नहीं खारिज होता है। इस बात को क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं? अपोजिशन के उम्मीदवार का नॉमिनेशन खारिज होता है। गलत जानकारी देने पर बीजेपी उम्मीदवार का नॉमिनेशन थोड़ी खारिज होता है। जब बीजेपी समर्थित उम्मीदवार का झारखंड में नॉमिनेशन नहीं खारिज हुआ तो जो बीजेपी का अपना कैंडिडेट है कमल छाप वाला, उसका थोड़ी खारिज होगा। उसको फिर 24 घंटे का समय दिया जाता कि आप ठीक कर लीजिए।
तो ये तो बहुत ही फालतू का तर्क है कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ अपने शिक्षा के बारे में या अपने कुछ और बैकग्राउंड के बारे में गलत जानकारी दी थी तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता। ये बहुत फालतू का तर्क है, ऐसी कोई बात नहीं थी। नॉमिनेशन अगर फॉर्म में कुछ गलती होती तो वो रेक्टिफाई करने के लिए उनको समय मिल जाता अभिषेक कुमार बंटी को। वो दूसरे कारण है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस कारण से उनको कहा गया और तब भी वो नहीं कर रहे थे। उनको जबरदस्ती उनको एक तरह से दबाव डाल के कहा गया कि आप छोड़ दीजिए। ये उन पर दबाव नहीं था संतोष जी, ये दबाव तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हो गया ना, चूंकि कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष के थे, कैंडिडेट का सिलेक्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। उनके आगे की सारी कार्रवाई जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की देखरेख में हुई थी। सारे तमाम बड़े नेता गए थे नॉमिनेशन कराने उनको, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी दबाव था। और उनके फेस सेविंग का मामला था कि आपकी फेस सेविंग कैसे होगी, अगर लड़ने दिया जाता है तब ये समस्या है और नहीं लड़ने देते हैं तो ये समस्या है। कि जो इतना करीबी आदमी है वो बहुत सारी चीजें आपकी जान रहा होता है, आपके मुंह लगा होता है, आपको बहुत तरह से वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस चक्कर में ये मामला 24 घंटा पहले तो ये उनको ये जब बात खुली उसके बाद भी कम से कम 18-20 घंटा समय लगा उनसे ये कहलवाने में कि हम नहीं लड़ेंगे। तत्काल ये मामला नहीं हुआ। ये परसों की घटना है जब सारे लोगों को दोपहर में जानकारी मिल गई, तो उसके बाद इतना समय लगा उनसे कहलवाने में। अब उसके बाद का जो घटनाक्रम है वो और हैरान करने वाला है। ये ऐसा लग रहा है कि जो नीरज कुमार सिन्हा का चयन हुआ है ये भी एकदम रैंडम चयन था और इसमें उस तरह की भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं रही है जैसी बंटी को चुनने में रही। हो सकता है कि उनको सूचना दी गई हो, बताया गया हो, 2-1 नाम और दिए गए हो, लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि उनका श्रेय है, उन्होंने चुना है, नीरज कुमार सिन्हा को भी उन्होंने ही चुना है, ये नहीं कह सकते। तो इस वजह से जो आप कह रहे हैं कि जो अभी हमने भी देखा कि अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही 2 घंटे पहले को जब हम लोग ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके 2 घंटे पहले दोपहर में उन्होंने उनको बधाई दी है, जबकि अभिषेक बंटी का नाम अनाउंस होते ही नितिन नवीन ने उनको बधाई दे दी थी। इनको बधाई देने में कई घंटे लग गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तो ये अब इससे क्या निष्कर्ष हम लोग निकालें? अब पर्दे के पीछे की कहानी अभी आएगी, खुलेगी ही, चूंकि जिस तरह की अब पंचायती पार्टी बीजेपी भी हो गई है, वहां भी कोई खबर छिप नहीं रही है, सारी खबरें वहां से भी बाहर आ रही हैं जैसे बीजेपी में आती थी। तो अब ये जैसे पहले को बीजेपी में या कांग्रेस में आती थी, तो अब ये है कि इसके बावजूद इनके नाम की घोषणा रोकने की कोशिश। अजीत जी थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। ये दर्शकों को जरा बता दूं, कल 5:30 बजे के आसपास ये उनका बयान और उनका हटना, फिर नए टिकट का ऐलान, और जैसे कि अजीत जी ने कहा कि जो पहले उनके मनमाफिक उम्मीदवार का ऐलान हुआ तो उन्होंने तुरंत बधाई दे दी थी जब उनका उम्मीदवार तय हुआ अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को। और कल 5:30 बजे के आसपास, ये मेरा अपना ट्विटर अकाउंट है @संतोष पाठक 12, जिसमें मैंने लिखा कि कल जब शाम जब उम्मीदवार का ऐलान हुआ नीरज कुमार सिन्हा को, तो आज ये 12:09 पर मैंने पोस्ट किया 3 तस्वीरें। उन्होंने अपने उम्मीदवार को, अपने चहेते पुराने वाले उम्मीदवार को बधाई दी। दूसरी तस्वीर, नए वाले उम्मीदवार को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन ने दोपहर तक बधाई नहीं दी थी। और तीसरी तस्वीर जिसमें हमें यह बताया जा रहा है कि 1994 में जिस नए उम्मीदवार का जन्म हुआ नीरज कुमार सिन्हा, वो 12 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन गए थे। तो पता नहीं कौन सी कोई बाल बीजेपी होगी या कुछ होगा। ये दोपहर का जो था, और बाकायदा इसमें मैंने नितिन नवीन को टैग किया था। उसके बाद एक फोन भी मेरे पास आया। फोन किसका आया, क्योंकि वो 2 लोगों की बातचीत है तो मैं फोन नहीं बताऊंगा। लेकिन अब जरा दूसरा देखिए, जब ये पूरा हो अल्लाह मस्ता रहा तो नितिन नवीन, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, अपनी ही पुश्तैनी सीट पर अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को लेकर उन्होंने जो बधाई दी, जरा इस बधाई को देखिए। वो बधाई उन्होंने कितनी देर बाद दी और इसकी टाइमिंग पे खास तौर से गौर कीजिएगा। ये आज 11 जुलाई को 3:14 पर उन्होंने बधाई दी है। और बधाई जैसे नॉर्मल लिखते हैं वो लिखते हैं, लगभग आप समझ लीजिए कि 22-23 घंटे का, 22 घंटे का लगभग आप मान लीजिए कि उन्होंने समय लिया बधाई लेने का। शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अजीत जी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को भवन में जाकर बैठ गया हो। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दिक्कतें नहीं हुई, जब से पार्टी सत्ता में आई है, इवन अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी कई बार ऐसे फैसले हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंजूर नहीं रहे, लेकिन कन्वे करने का एक तरीका हुआ करता था। यहां भी मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो कुछ दिनों के लिए राजनाथ कंटिन्यू किए थे, बाद में वो गृह मंत्री बन गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट गए। फिर अमित शाह बने तो अमित शाह इज इक्वल टू मोदी हो गया था। लेकिन उसके बाद जेपी नड्डा बने। जेपी नड्डा के साथ कभी वो खुद लड़ना चाहते थे मंडी से, ये भी दर्शकों को बता दूं, मंडी से वो लड़ना चाहते थे। 2024 का लोकसभा चुनाव, लगातार वो मंडी का दौरा कर रहे थे, वहां के लोगों को उन्होंने एक्टिव कर दिया था कि मैं लड़ूंगा। और अचानक पार्टी ने तय किया कि नहीं, वहां से कंगना रनौत चुनाव लड़ेंगी। और उसके बाद भी जेपी नड्डा कोई कोप भवन में नहीं गए।
नितिन नवीन को भवन में चले गए, ये बिल्कुल स्पष्ट और साफ तौर पर हो रहा है। तो अजीत जी, अब इसका असर इस बांकीपुर लोकसभा सीट पर क्या पड़ेगा? क्योंकि वहां के लोगों को भी पता लग गया है कि जो उनके लंबे समय तक जो विधायक रहे हैं उनका अपमान किया गया। अब वो आलाकमान ने किया, या उसमें सम्राट चौधरी का खेला था, या उसमें नीतीश कुमार का खेला था, या बीजेपी में किसी ऐसे ने खेला कर दिया जिसको नितिन नवीन अपना मान रहे थे। लेकिन बांकीपुर की जनता को तो संदेशा चला गया ना जी। बिल्कुल चला गया है। और ये स्थिति इसलिए हुई नितिन नवीन के लिए, एम्बैरेसिंग स्थिति इसलिए हुई, जो तो हमने जैसा पहले कहा कि उनको पर्याप्त मौका मिला था, समय मिला था कि आप उम्मीदवार तय करिए। बांकीपुर से उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है अप्रैल के आखिरी दिन में, 30 अप्रैल को हमको लगता है उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद पूरा मई जून का महीना था, उनको उम्मीदवार तय करना था। वो अपने उस समय उम्मीदवार सोच करके रखा होगा, जो इतना सोच समझ के जिस उम्मीदवार को आपने चुना वो फेल हुआ, तो ये प्लॉट है, इसकी जिम्मेदारी उनको होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी होगी कि ये बड़ी गलती उनसे हुई। तो ये जिम्मेदारी हमको लग रहा है कि पार्टी के टॉप नेताओं ने, प्रदेश के भी टॉप नेताओं ने, सरकार के लोगों ने उनको एहसास कराया कि आप अपना जो कर्तव्य था, दायित्व था, जो जिम्मेदारी थी, उसका निर्वहन करने में आप विफल रहे। आप एक ढंग का उम्मीदवार नहीं चुन सके अपनी ही सीट के लिए, जिस सीट को 9 बार से आपके पिता और आपने रिप्रेजेंट किया। तो ये एक बड़ा उनके लिए एक एम्बैरेसिंग बात थी। और उसके बाद जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया, ऐसा लग रहा है कि उसमें उनसे पूछा नहीं गया या उनको सूचना दी गई। वहीं का उम्मीदवार हैं, पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। अब वो आपने कहा है कि बाल बीजेपी का, आरएसएस में तो हम लोग सुनते रहे कि बाल स्वयंसेवक होते हैं, जिसके परिवार के लोग स्वयंसेवक होते हैं उसमें उस परिवार के साथ बच्चे भी जाने लगते हैं। वहां बाल स्वयंसेवक का कॉन्सेप्ट है, बाल बीजेपी का तो हम लोगों ने सुना नहीं। अब ये 12 साल में प्राथमिक सदस्य हो गए, तो इसका मतलब ये सब चीजें भी आनंद फानंद में इनका बायोडाटा भी बनाया गया है। लगता है उसमें किसी ने निटिग्रिटी पर ध्यान नहीं दिया। एक बायोडाटा बना करके पेश करना था और ये दिखाना था कि 20 साल से वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, ये मैसेज देना था। उसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर आप ये भी कह देते कि 18 साल से में बने थे और 15 ही साल से बीजेपी से जुड़े हुए, तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 20 साल से जुड़े हुए हैं, ये मैसेज इसलिए दिया गया ताकि ये बांकीपुर की जनता के बीच में ये न जाए कि आपने किसको लड़ा दिया, किसी को लड़ा दिया, नितिन नवीन के समर्थक इसको इशू बनाने लगे, ऐसा कुछ नहीं हो। तो 20 साल से जुड़ाव वाला एक मैसेज दिया गया। अब वहां एक ऑलरेडी ऐसी लड़ाई हो गई है बांकीपुर में, संतोष जी, की बीजेपी फंसी हुई है उस लड़ाई में। बांकीपुर में बहुत आसान उसके लिए लड़ाई नहीं है। लेकिन अब कैंडिडेट ऐसा आपने दिया, पहला फियास्को हुआ, वो एक बड़ी जीत हो गई प्रशांत किशोर की। दूसरा फियास्को ये हुआ कि जिस कैंडिडेट को आपने टिकट दिया वो और राष्ट्रीय अध्यक्ष सेम पेज पर नहीं है, जो उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते रहे। तो ये दूसरा फियास्को है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को पसंद नहीं है कैंडिडेट, या किसी न किसी तरह की दूरी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो ये दूसरा फियास्को है। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी कैसे चुनाव लड़ेगी, नीरज सिन्हा कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट है। और मनोवैज्ञानिक नहीं, न्यूमेरिकल और साइकोलॉजिकल हर तरह का एडवांटेज प्रशांत किशोर को हो गया इस पूरे घटनाक्रम से। एक तो ये हो गया कि आपने जिस व्यक्ति को पहले दिया था उसका बैकग्राउंड और उसके बारे में कहानियां, दूसरे में नितिन नवीन की नाराजगी का मामला, और इस कैंडिडेट का बैकग्राउंड भी अपना कोई नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जिससे अपने आप ऑटोमेटिकली उस शहरी क्षेत्र के और ज्यादातर मध्य वर्ग की आबादी वाले क्षेत्र के लोग कनेक्ट करें नीरज सिन्हा से। तो जब कनेक्ट नहीं बनेगा नीरज सिन्हा से, तो वो कनेक्ट फिर प्रशांत किशोर से बनेगा, क्योंकि उस तरह के वो कैंडिडेट है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया इस नए कैंडिडेट के लिए, नीरज सिन्हा के लिए। अब जो नितिन नवीन की टीम है, जिस टीम के सहारे वो 2006 से चुनाव लड़ते रहे हैं और अनेक चुनाव लड़े हैं, 5 चुनाव लड़े जीते हैं, वो टीम क्या उसी तरह से काम करेगी जैसे उनके लिए कर रही थी, या जैसे अभिषेक बंटी के लिए करती, ये बड़ा सवाल है। ये अब इस बात की संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है कि नितिन नवीन की जो टीम, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक घर को जानती है, एक एक वोटर को जानती है, वो उस तरह से सक्रिय ढंग से काम नहीं करेगी जैसे पहले करती। अब जिसने कैंडिडेट तय कराया है उसके ऊपर जिम्मा हो जाएगा कि आप जितवाइए। हालांकि ये सब चीजें शुरुआती हमको अभी लग रहा है संतोष जी 2-4 दिन 5 दिन की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव तो जाएगा प्रतिष्ठा पर ना, नितिन नवीन के प्रतिष्ठा पर और सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा पर। अल्टीमेटली इन दो लोगों की प्रतिष्ठा पर तो चुनाव जाएगा। कैंडिडेट चाहे जैसे चुना गया हो, आपको जितनी नाराजगी हो, लेकिन बात तो आपकी प्रतिष्ठा पर आएगी। तो उस समय क्या करेंगे? क्या घर बैठ सकते हैं मुख्यमंत्री भी और नितिन नवीन भी, या हारने दे सकते हैं कैंडिडेट को? ये जोखिम ले सकते हैं क्या वो लोग? नहीं अजीत जी, यहाँ पे जो एक सवाल उठ रहा है, जो बार बार उठकर निकलकर सामने आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अब उनके पिता का बयान भी आ गया है, अभिषेक कुमार सिन्हा के परिवार की तरफ से भी आ गया कि साजिश किया गया, षड्यंत्र किया गया। तो षड्यंत्र क्या उनके बेटे के खिलाफ किया गया या नितिन नवीन के खिलाफ किया गया? ये एक पहली बात है।
और दूसरी बात, जिस तरह से नितिन नवीन फेल हो गए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी देखने को मिला नहीं था। दो चीजें देखने को मिली पिछले 24 घंटे में। पहला तो बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भवन में बैठ गए, 22-23 घंटे तक रहे, बाद में समझाया गया होगा तो पोस्ट किया उन्होंने। और दूसरा, एक राज्य के गृह मंत्री का, पूर्व गृह मंत्री का टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने और उसके समर्थक सड़कों पर उतर गए। और छोटे मोटे पुलिसकर्मी को नहीं, अजीत जी, एसपी को घायल किया, एएसपी को घायल किया, नेशनल हाईवे को जाम किया, पूरा बवाल खड़ा करके रख दिया, एक पूरे राज्य को जाम करके रख दिया, कई जिले को जाम करके रख दिया। और वहां के मुख्यमंत्री जो है वो बेबस नजर आए, सरेंडर करते हुए नजर आए। तो बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक, पटना के बांकीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के दतिया तक, ये तमाम चीजें बीजेपी में इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन ऐसा हुआ। और ऐसा होता तब है जब केंद्र कमजोर होता है। तो क्या केंद्र की पकड़, मोदी शाह की पकड़ कमजोर होती हुई नजर आ रही है? हम पूरे देश के राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा करेंगे कि क्या मोदी शाह की पकड़ जो कमजोर होती हुई नजर आ रही है, उसका एक वानगी हमें देखने को मिला? क्योंकि कभी इस तरह से पिछले 12 सालों में तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। नहीं, देखिए, छिटपुट घटनाएं होती रहे तो हुई होंगी, लेकिन अब इसके हुई है, मतलब उसके बाद क्या होता है? असली चीज ये है कि इतना हंगामा करने के बाद नरोत्तम मिश्रा क्या करते हैं? क्या नरोत्तम मिश्रा ने अपने पार्टी के लीडरशिप को चैलेंज किया है? लोगों को 10-10, 11-11 घंटे लोग जाम में फंसे रहे, इसके लिए तो एक तो मुकदमा होना चाहिए है। वो पुलिस की कार्रवाई पता नहीं करेगी या नहीं करेगी। लोग परेशान हुए हैं, बच्चे महिलाएं परेशान हुई हैं, पुलिस पर पथराव हुआ है, वो एक अलग कानूनी पहलू है। इसके बाद भी क्या नरोत्तम मिश्रा ने, पहले ये तो क्या सरेंडर बीजेपी और उसकी लीडरशिप करेगी? क्या आशुतोष तिवारी की जगह उनकी टिकट काट करके वापस नरोत्तम मिश्रा को दिया जाएगा, या कोई एक कंसेंसस कैंडिडेट बनाया जाएगा कि ना आशुतोष तिवारी ना नरोत्तम मिश्रा, कोई तीसरा कैंडिडेट ले आते हैं नरोत्तम मिश्रा की सहमति से? अगर ऐसा होता है तो ये सरेंडर का पहला संकेत होगा, पार्टी आला कमान की तरफ से सरेंडर का। नहीं ऐसा होता है, पार्टी आला कमान अड़ी रहती है, तो क्या नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वहां? दूसरी बात है, लड़ेंगे तो लड़के क्या हरा देंगे बीजेपी को? ये तीसरी बात है। अगर नरोत्तम मिश्रा लड़ते हैं, लड़के हरा देते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी आला कमान के अंत की शुरुआत हो जाएगी। जिसको माना जाता था कि अजय हैं, एकदम कोई नहीं चैलेंज कर सकता है, उसके अंत की शुरुआत हो जाएगी। ये फिर तमाम लोगों के हौसले बढ़ेंगे और सबको लगने लगेगा कि भाई ये, और इसका क्या कारण होगा? देखिए, एक स्ट्रेटेजी के तहत हर जगह बड़े नेताओं को कमजोर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, क्योंकि बड़े नेताओं को किसी न किसी तरह से आप थ्रेट की तरह देखते हैं, आप अपने लिए इनसिक्योरिटी अपनी महसूस करते हैं, उसको थ्रेट की तरह देखते हैं, और ये मानते हैं कि हमेशा आप एकदम यसमैन को हम आगे करें, हर प्रदेश में लीडरशिप हम ऐसा करते हैं। मध्य प्रदेश के मामले में आप देखिए कि मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि ये दूसरा गुजरात है। गुजरात प्रयोगशाला थी हिंदुत्व की, अब मध्य प्रदेश प्रयोगशाला है। उस प्रयोगशाला में आपने पार्टी के महासचिव रहे इतने बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को उनके बेटे की सीट से चुनाव लड़ा करके विधायक बनाया, मंत्री बनाया। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री को आपने विधानसभा लड़ा करके स्पीकर बनवाया हुआ है। प्रहलाद पटेल चले गए, उमा भारती घर बैठी हुई है। अब नरोत्तम मिश्रा को आपने वो टिकट काट के घर बिठाने का वो प्रयास, मतलब एक दाव चल दिया। तो ये सारे बड़े नेताओं के अंदर ये बात होगी कि भाई अभी हम लोग कैसे, बाकी टॉप पर जो लोग हैं वो रिटायर नहीं हो रहे हैं, 75 साल 76 साल कितने भी साल हो गई उम्र चल रहे हैं, और बाकी लोगों को आप किस ग्राउंड पर रिटायर कर रहे हैं? हार गए तो इस ग्राउंड पर आप एक बार हार गए तो टिकट थोड़े काट दीजिएगा। इतने पॉपुलर लीडर का आपको ऐसा तो है नहीं कि जानकारी नहीं मिल रही होगी। तो ये बड़े नेताओं को हटा करके और हर जगह अपने यसमैन बिठाने की जो राजनीति है, ये उसके खिलाफ बगावत का ऐलान है। देखिए, गुजरात में तो नहीं हुआ बगावत, गुजरात में बगावत नहीं हुई, तमाम बड़े नेता चले गए हाशिए। एक दूसरा नैरेटिव भी हम देख रहे हैं वो चल रहा है, और वो भी लॉजिकल है कि ब्राह्मण लीडरशिप को आपको खत्म करनी है। जो टॉप ब्राह्मण लीडर है, आपको यसमैन टाइप के ब्राह्मण ले आने हैं, जो हम लोगों ने देखा गुजरात में हुआ। तमाम बड़े नेता जो ब्राह्मण नेता थे वहां चले गए, मतलब संजय जोशी निपट गए, हरेन पांड्या की हत्या हो गई, जय नारायण व्यास जो है सो घर बैठा दिए गए। तो ऐसे तमाम जो ब्राह्मण लीडरशिप थी गुजरात की वो खत्म हो गई। अब ये एक नैरेटिव है, ये हम इसको कोई सेकंड करना वो नहीं कर रहे हैं इसका समर्थन, लेकिन ये फैक्ट्स पर बेस्ड है। ये कह रहे हैं लोग, ये नैरेटिव भी चल रहा है। लेकिन अगर इसको छोड़े, बड़े नेताओं की बात करें कि बड़े नेताओं की जगह आप छोटे छोटे नेता आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बड़े नेता इसके लिए बगावत करेंगे। तो अब अगर ऐसा कर देते हैं नरोत्तम मिश्रा बगावत, तो फिर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के राज्य के स्तर तक ये देखना होगा कि कितने बड़े नेताओं की लिस्ट बनी हुई है सबको घर बिठाने की, वो क्या सब बगावत करेंगे। आप याद करिए 2022 के जुलाई का महीना, जब तमाम बड़े नेता जो पुराने नेता थे उन सब नेताओं को एक झटके में मंत्रिमंडल से हटा दिया गया।
चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे संतोष गंगवार हो, ऐसे अनेक नेताओं को मंत्रिमंडल से हटा करके और हर जगह से छोटे छोटे बिल्कुल नए चेहरे ले आकर के रखे गए थे। अभी फिर चर्चा हो रही थी कि इसी तरह का पर्ज होगा, पर्ज का मतलब एकदम सफाई हो जाएगी, सब बड़े लोग हटा दिए जाएंगे। तो अब शायद नरोत्तम मिश्रा की बगावत के बाद शायद ऐसा नहीं हो। और बिहार में बांकीपुर का भी देखिए, ये आपने ठीक कहा कि कोई अध्यक्ष नहीं जाता था उसमें कोप भवन। नितिन नवीन को लेकर के एक धारणा है, एक बात हुई है कि ये जेपी नड्डा की तरह के अध्यक्ष नहीं है। अगर कोई बात इनको पसंद नहीं आती है तो ये उस बात को कन्वे करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सर झुका करके आप स्वीकार करेंगे हर चीज को, ये उस बात को कन्वे कर सकते हैं, अपनी बात को, अपनी नाराजगी को। तो ये इस बार अपनी नाराजगी को उन्होंने कन्वे किया है अपना बधाई संदेश डिले करके। लेकिन आगे कोई और तरीका भी निकल सकता है अपनी नाराजगी जाहिर करने का। वो तरीका क्या होगा और कितनी बार ऐसी स्थितियां आती हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि पार्टी आला कमान अपने इकबाल को रीस्टोर करने के लिए या बनाए रखने के लिए नरोत्तम मिश्रा के मामले में और बिहार के मामले में क्या कदम उठाता है। उससे पता चलेगा कि आगे जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा। अजीत जी, एक आखिरी सवाल। मैं बिहार की धरती से ही आता हूँ। बिहार और यूपी में एक बड़ी समस्या है हम लोगों के उत्तर भारत के राज्यों में, यहाँ के नेताओं में। थोड़ा सा आप ऊपर पड़ते हैं तो आपके आसपास के जो चमचे लोग होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने लग जाते हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए हैं, सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई नहीं है, छीनी है उन्होंने। मतलब उनका बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा था कि मुझे ये बनना है, और वो उन्होंने बन के दिखा दिया, चाहे जो भी सेटिंग गेटिंग जैसे भी किया हो। एक जमाना मुझे याद है कि जब पार्टी में दिक्कतें कई तरह की उठ रही थी तो जिस व्यक्ति को पकड़ के वो दिल्ली आए थे बीजेपी नेताओं को मनाने के लिए, बाद में प्रशांत किशोर के पार्टी के साथ जुड़ गए थे, बड़े नेता बन गए थे। अब सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री तक तो सीमित नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो पद छीन कर लेना चाहते हैं। तो क्या जो कुछ भी हुआ बांकीपुर विधानसभा में, जैसे खबरें आई लीक होने वाली थी या प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो चीजें पहले बीजेपी आलाकमान के पास आई, नितिन नवीन को भागकर पटना पहुंचना पड़ा, और उनके साथ जो उनके राष्ट्रीय सह संयोजक है संजय मयूख, वो लगा दिए गए। हालांकि बहुत पसंद नहीं करते नितिन नवीन उनको। कल जब वो उम्मीदवार की वापसी का जो ऐलान कर रहे थे तो भी संजय मयूख उनके बगल में, उनके पुराने उम्मीदवार के बगल में खड़े थे। क्या ये सम्राट चौधरी बनाम नितिन नवीन की भी कोई लड़ाई दिख रही है? क्या उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट है क्या? देखिए, ये मतलब हो सकता है, क्योंकि उनके नेताओं में टकराव होना आपस में कोई नई बात नहीं होती है। लेकिन आप याद करिए, जब मुख्यमंत्री का चयन होने की बात हो रही थी, नीतीश कुमार की विदाई तो बहुत लंबे समय में हुई ना, किस्तों में हुई। वो कई किस्तें चली। पहली किस्त हुई कि वो नॉमिनेशन, वो कैंडिडेट बनेंगे, तो 4 मार्च को होली के एक दिन पहले अनाउंसमेंट रोक दिया गया जेडीयू के कैंडिडेट का। 5 मार्च को अनाउंस हुआ कि नीतीश कुमार लड़ेंगे, फिर उनका नॉमिनेशन हुआ, फिर वो चुनाव जीते, फिर उसके 15 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद सम्राट चौधरी की शपथ हुई। तो 1.5 महीने का जो ड्रामा चला, उस ड्रामे के बीच में बड़ी जोर से ये चर्चा दिल्ली में भी चलाई गई थी, पटना में भी चलाई गई थी कि नितिन नवीन मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और ये कई लोगों ने ये बात कही कि कायस्थ ऐसी जाति है जिसको बिहार में कास्ट न्यूट्रल मानते हैं। वो राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण तो नहीं बना सकते हैं आप फॉरवर्ड में से, लेकिन कायस्थ बनाएंगे तो वो कास्ट न्यूट्रल है, पिछड़ी जातियों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो नितिन नवीन का नाम चला मुख्यमंत्री के लिए। और अब ऐसा लग रहा है, हमको उस समय भी लगा था कि नितिन नवीन भी सचमुच ये मानने लगे थे, हो सकता है किसी न किसी लेवल पर प्रयास भी किया हो उन्होंने कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये उनके मन में जरूर अभिभाव होगा कि किसी भी समय, जैसे रोज आप हम लोग सुनते हैं कि सम्राट चौधरी को इस समय हटाया जाएगा, उस समय हटाया जाएगा, वो कोई हटाया नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी जिस ताकत से बैठे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, वो ताकत उनकी कम नहीं हो गई है। तो जब तक वो ताकत है, वो आप उनको नहीं हटा सकते हैं। तो फिर भी, लेकिन नितिन नवीन के मन में तो होगा कि कभी अगर कोई ऐसा दाव चलता है बीजेपी में हमारा, तो हम मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और ये भी उनको लगता होगा कि भाई बीजेपी तो इस तरह के प्रयोग करने में माहिर है कि जो डोमिनेंट कास्ट है उसको छोड़ो, और जो कम डोमिनेंट कास्ट है या जो हाशिए पर की जाती है उसके आदमी को मुख्यमंत्री बना दो। जैसे बगल के झारखंड में नॉन आदिवासी बना दिया था मुख्यमंत्री, जैसे हम लोगों ने देखा मराठा, नॉन मराठा बना दिया था महाराष्ट्र में। तो ऐसे बनाते रहते हैं ये लोग मुख्यमंत्री, तो क्या पता बना दे कभी। तो ये हो सकता है उनके मन में हो, और ये बात सम्राट चौधरी को भी पता होगी कि इनकी राजनीति सारी इस तरह की है कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वो तनाव निश्चित रूप से होगा। आगे भी वो दिखाई देता रहेगा सरकार के कामकाज पर, केंद्र राज्य संबंध में, बीजेपी जेडीयू के संबंधों में, ये हर जगह दिखाई देगा इस तरह का टकराव। क्योंकि बीजेपी में नितिन नवीन ही नहीं, कई नेता ऐसे हैं जो अपने को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं। रीजनल पार्टियों में ऐसा नहीं होता, जो सबसे बड़ा नेता होता है वही हमेशा मुख्यमंत्री होता है।
बीजेपी जैसी पार्टी में यह है कि कभी भी लॉटरी खुल सकती है, किसी को भी बनाया जा सकता है। मतलब भुवन चंद्र खंडूरी की जगह निशंक हो सकते हैं, निशंक की जगह तीरथ सिंह रावत हो सकते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो सकते हैं, त्रिवेंद्र सिंह की जगह तीरथ सिंह हो सकते हैं, तीरथ सिंह की जगह पुष्कर धामी हो सकते हैं। तो ये चलता है बीजेपी में कि कोई भी हो सकता है। तो ये कई लोग इस उम्मीद में है कि हम भी हो सकते हैं। तो ये जेडीयू बीजेपी का टकराव चलता रहेगा। और हम उस दिन भी आपसे बातचीत में कह रहे थे कि जो विधान परिषद का चुनाव जेडीयू का कैंडिडेट हारा है, राधाचरण सेठ का बेटा कन्हैया प्रसाद, उससे जेडीयू में नाराजगी है बीजेपी को लेकर के। और इसलिए अभी जेडीयू के लोग बीजेपी के साथ बांकीपुर में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं दिख रहा है कि जेडीयू वाले कर रहे हैं। तो ये इस तरह का तनाव दोनों में बना रहेगा, आगे काफी समय तक चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं बस छोटा सा एक, हम लोग शायद पिछले साल चर्चा कर रहे थे जिसमें मैंने आपको से जिक्र किया था कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में जो टॉप के बीजेपी के दो नेता है उसमें से एक ने नितिन नवीन से कहा था कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है। और उसके बाद से नितिन नवीन बड़ा मतलब मुख्यमंत्री की तरफ अपने को सोच के बैठे थे। लेकिन जो दूसरा आदमी है, टॉप के दो में से दूसरे नेता जो है, उनको जब भी लगता है कि ये आदमी अपने आप को स्वाभाविक दावेदार मान के चल रहा है, यानी कोई अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चले, ये उनको पसंद नहीं। तो यहाँ थोड़ी सी चूक हो गई है। और वही चूक शायद मुझे लगता है इस बार भी हो गई। नितिन नवीन के आसपास के एक दो लोग कुछ ऐसे हैं, तो इसलिए दूसरे नेता ने कह दिया कि नहीं, ये नहीं बनेगा। 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, पता नहीं। लेकिन इस समय उनका रास्ता रोक दिया गया, जबकि उनको कई साल पहले नेता ने वादा किया था कि जब भी बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनेगा हम आपको बनाएंगे। खैर देखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल प्रसाद किशोर जो है उनको थोड़ा सा एज तो मिल गया है। बाकी तमाम दर्शकों से कहूंगा, खासतौर से हमें गरियाने वाले लोगों से, कि आप गरियाते हो ठीक है, लेकिन तथ्यों के साथ जवाब दिया करो। हम जो बातें रखते हैं, जो अजीत जी ने बातें रखी, जो मैंने रखी, तथ्यों के साथ रखिए, तथ्यों के साथ जवाब दिया करो। अगर वाकई आप पढ़े लिखे हो, नहीं तो आपके संस्कार आपको मुबारक। मुझे और अजीत जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार। धन्यवाद संतोष।